ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने उसके 2-3 डेरिवेशन देखे थे। अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया था उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। मैंने आपसे पूछा था कि ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर है या फिर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, मतलब इनवर्सली आर है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर आर देख के लगता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, वी स्क्वायर बाय आर देख के लगता है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों से मैं ये डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, क्लास 9-10 में भी डिस्कस कर चुका हूँ उनके साथ, बट फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक का, मतलब इस चैप्टर का नहीं, ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। दोबारा क्या, कई लोगों के लिए तो पहली बार ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर है या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है, इसका जवाब इस चीज में आता है कि यार आप प्रोपोर्शनैलिटी का यूज होता कहाँ है? व्हाई डू वी यूज प्रोपोर्शनैलिटी? कोई बता सकता है प्रोपोर्शनैलिटी का यूज हम? प्रोपोर्शनैलिटी का यूज होता है फॉर कंपेरिजन। फॉर कंपेरिजन, दो अलग अलग सिचुएशंस में एक्सेलरेशन लेट से कंपेयर करना है, ठीक है। दो पार्टिकल्स हैं, अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसे में दो केसेस बनेंगे, मतलब मुझे बेसिकली A1 अपॉन A2 निकालना है। दो अलग अलग पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, रेडियस R1 का और R2 का। तो मुझे बताना है कि A1 बाय A2 R1 बाय R2 होगा या A1 बाय A2 R2 बाय R1 होगा, ये मुझे बताना होगा। इसके लिए मैं प्रोपोर्शनलिटी यूज करूंगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा, ठीक है। तो जवाब सीधा है कि यार आप यहां से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर कर रहे हो ना। बेसिकली आपने ये कैसे पहुंचोगे? आप बोलोगे यार A1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R1, A2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R2, और जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू R1 बाय आ जाएगा, ठीक है। यहीं से हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों ओमेगा कैंसिल हो जाए, मतलब दोनों ओमेगा इक्वल होना जरूरी। सो जिन जिन सिचुएशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन दो पार्टिकल के मोशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन दोनों पार्टिकल के मोशन में, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर उन दोनों पार्टिकल के मोशन में ओमेगा सेम है, अलग अलग रेडियस में पार्टिकल घूम रहे हैं, अलग अलग सर्कल में पार्टिकल्स घूम रहे हैं, लेकिन अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लिखते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? y इज इक्वल टू kx, मतलब ये जो k है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर से कंक्लूड कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर है, तो उसके लिए ओमेगा को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर कब होगा? अगर ओमेगा कांस्टेंट, मतलब ओमेगा दोनों पार्टिकल्स का सेम है। तो जिन दो पार्टिकल्स में आप कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है, तब आप बोलोगे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर उन दोनों पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम है, तो आप बोलोगे कि क्या नाम है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये कब होगा? ये तब होगा अगर ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 हो जाए, और ये कब होगा? अगर V1 इक्वल्स टू V2 हो जाए, ठीक है बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट और फास्ट मेथड के लिए, क्वेश्चंस को डायरेक्ट फास्ट सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज। काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके बनते हैं, काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके डायरेक्टली बनते हैं। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर ही बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा ये पोर्शन क्लियर है कि
खत्म है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर अगर पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तब एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेट से रेडियस आर का सर्कल है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो एज मोशन is non uniform सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे बोलो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। पिछले वाले केस में जब मैं ओमेगा के बारे में बात कर रहा था, तो मैं कांस्टेंट का मतलब वहां बोल रहा था जिन दो पार्टिकल्स को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। यहाँ मैं टाइम के साथ वेरिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ में आई बात? एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से। ठीक, वहां पे कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए था, वहां पे सेम बोलना चाहिए था। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट बोल रहा हूँ, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दैट इज ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ओमेगा इज वेरिंग विथ टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ओमेगा पार्टिकल का होगा। तो ऐसे में हमारा अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है इसलिए अल्फा तो आएगा ही आएगा, यही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर मैं पार्टिकल के बारे में बात करूं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके पास लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी v हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो इसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। सेंटर की तरफ है ये एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होता अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो। पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती तो। पर यहां तो स्पीड भी वेरिएबल है, यहाँ तो स्पीड भी वेरिएबल है। सम अदर फंक्शन ऑफ ये ओमेगा एफ टी है, तो वी जो है जी टी मान लेते हैं। स्पीड भी वेरिएबल है, इसलिए यहां पर स्पीड का वेरिएशन हो रहा है, इसलिए यहां पर एक और एक्सेलरेशन आएगा ए टेंजेंशियल। आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दैट विल बी ए रेडियल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ऑब्वियसली ये जो है वैरी कर रहा है, वेरिंग विथ टाइम, अलग अलग टाइम पे रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, ओमेगा टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इट इज सिंपली अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, बेसिकली अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर नहीं होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, आर वेक्टर इधर, ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इधर है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर होगा रेडियल एक्सेलरेशन। इन दोनों एक्सेलरेशन को अगर आप जोड़ दोगे तब आपका नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। बेसिकली ये टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया, दोनों को जोड़ दो, वेक्टर एडिशन कर दो, ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। दोनों का वेक्टर सम करके आपको ये एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, तो इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट से आपका ओमेगा नॉट 0 है और अल्फा आपका एक कांस्टेंट। ठीक है, तो एट टाइम टी, अगर टाइम टी पे हम बात करेंगे तो आपका ओमेगा कितना हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन। और वहीं आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा
वो तो सिंपली अल्फा आर है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अब रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ होगा। इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर का रूट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर वेक्टर एडिशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से हम नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेडियल की जगह ये डाल देंगे, टेंजेंशियल की जगह ये डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो फटाफट इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। सर कल के टेस्ट में सिर्फ काइनेमेटिक्स आएगा ना? हाँ, सिर्फ काइनेमेटिक्स आएगा कल के टेस्ट में। काइनेमेटिक्स आएगा सिर्फ कल के टेस्ट में नहीं, अगले 3 या 4 टेस्ट में सिर्फ काइनेमेटिक्स आएगा। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, पिछले बार थोड़ा आगे का आ गया था। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, सब मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सब मोशन। समझ में आई बात? रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, काइनेमेटिक्स। ओके, कोई दिक्कत? डरो नो मत, सर। डरो मत, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और रोज प्रैक्टिस करो। अच्छा चलो, थोड़ा सा एक बार और बात करता हूँ आपकी पढ़ाई की टेक्निक्स के लिए। मैंने बोला था मॉर्निंग में, कॉपी कर चुके ना सब लोग? यस सर। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था मॉर्निंग में 6 से लेके इवनिंग 7 तक, 6 AM टू 7 PM ये आपके पढ़ाई का टाइम होगा, बट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 7 PM पे क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपका पढ़ाई खत्म नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 6 AM से आप पढ़ाई में लग जाते हो, स्कूल स्कूल भी हो जाता है साथ में। जिसका स्कूल नहीं है वो तो लगातार ही पढ़ेगा, उसको तो पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। बट ये जो 7 PM का जो टाइम मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई खत्म मत करना। क्यों खत्म मत करना? बेटा देखो, आप जो भी चीज़ सीखते हो ना विथ टाइम धीरे-धीरे भूलते रहते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कभी और टॉपिक कभी और इस बारे में बात करूँगा, ग्राफ वगैरह सब बना के कि आपका लर्निंग कर्व कैसा होता है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ, विथ टाइम आप भूलते जाते हो। अगर आप उसको जल्दी रिवाइज़ कर लो, तो जो भूले होते हो वो जल्दी याद आ जाता है, फिर उसको देर से भूलते हो। इसलिए अगर आप सही में प्रोग्रेस करना चाहते हो, अगर आप सही में अच्छा करना चाहते हो अपने एग्ज़ाम्स में, अपने लेवल से बेस्ट करना चाहते हो, तो एक काम ज़रूर करो, जो आपको आज क्लास में पढ़ाया गया है ना, मैंने 1.5 घंटे में जो पढ़ाऊँगा, आप खुद से जब उसका रिवीजन करोगे, इट विल हार्डली टेक 15 टू 20 मिनट्स। ठीक है? तो जो भी क्लास आपकी हुई है, उन 2 क्लास है ना एक दिन में, तो उन दोनों क्लास का आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें सेम डे। आज पढ़ाया, आज ही जब क्लासेस खत्म हो जाएँगे उसका रिवीजन कर लीजिए। लेट्स से जैसे आज पहले केमिस्ट्री हुआ, बाद में फिजिक्स हुआ, तो रिवीजन भी पहले केमिस्ट्री का, बाद में फिजिक्स का। ठीक है? अब रिवीजन की भी टेक्नीक है। रिवीजन की एक टेक्निक आपको बताता हूँ, आपको अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे, हो सकता है शुरुआत में आपको दिक्कत हो, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। रिवीजन का टेक्निक क्या है? देखो, अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ ना, आपकी जो फेवरेट वॉच है, अगर आपके पास कोई वॉच है, आपको बोलूँगा उसके डायल का कलर क्या है, उसकी सुइयों का कलर क्या है, उसमें नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है या रोमन में लिखा हुआ है या सिर्फ 1 3 6 और 9 लिखा हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा अपने फेवरेट वॉच के बारे में ये क्वेश्चंस, जबकि आपने उस वॉच को पता नहीं कितनी बार देखा होगा। ठीक है? तो अब मतलब क्या है, चीज़ें देखने से याद नहीं होती। ठीक है? चीज़ें देखने से याद नहीं होती, चीज़ें पढ़ने से याद नहीं होती, चीज़ें लिखने से याद नहीं होती। चीज़ें याद कैसे होती हैं? उनके बारे में सोचने से। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको उसके ऊपर सिर्फ लिखो, पढ़ो, रटो, ये सब से काम नहीं होता। आपको उसके ऊपर टाइम देने का मतलब उसको सोच के टाइम देना होगा।
आपका रिवीजन फास्ट हो, आपकी मेमोरी में चीजें जल्दी जाएं, इसके लिए टेक्निक बता रहा हूँ, रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करना होता है, आपने जो भी क्लास में आपको नोट्स दिए गए हैं आज, आपने उसको पढ़ तो लिया एक बार। अब एक काम करो, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, उस वक्त केमिस्ट्री की नोटबुक से केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, लेकिन नोटबुक खोले बिना रिवीजन करना है। आज जो जो पढ़ाया गया है ना, नोटबुक बंद करके या कोशिश करो ये याद करने की कि सर ने पहले ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर सर ने ये वाला जोक मारा, जिस जोक से का यूज करते हो सर ने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर सर ने ये किया, फिर सर ने यहाँ पे बोर कर दिया, बोर करते हुए सर ने ये पढ़ाया था। मतलब क्लास को रिलीव करने की कोशिश करो 10 मिनट, इट विल टेक यू 10 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, एक बार आपने ये काम कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, आपको लगेगा कि आपको 50% याद है या 70% याद है, डिपेंडिंग ऑन योर मेमोरी। किसी को हो सकता है 50% याद हो, किसी को हो सकता है 70% याद हो, किसी को हो सकता है 80% याद हो, किसी को 90% याद हो, बट 90% और 80% वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। मोस्टली 50% 70% हो सकता है, कुछ लोग 40% 30% मेमोरी भी रखें, बट जो भी याद है सो याद है। जो याद नहीं है उसको फटाफट एक बार रिवाइज करो। ठीक है, जो भी याद नहीं है उसको फटाफट एक बार रिवाइज करो, मतलब कि अब आप जब एक बार जब दिमाग में रिवाइज करने के बाद, समझो एक बार किताब कॉपी बंद करके जब आपने सोच लिया, नाउ योर ब्रेन इज रेडी कि जैसे ही उसको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुरंत अपने दिमाग में डाल लेगा, वो तुरंत इसको अपने स्टोरेज में रख लेगा। तो पहले अपने ब्रेन को प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको कोई चीज याद नहीं आई थी। ठीक है, अब आप जब उसे ढूंढोगे अपनी नोटबुक में और जैसे ही वो मिलेगा, जैसे आप उसे पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, सो जब भी रिवीजन करो किसी चैप्टर का, जब भी रिवीजन करो किसी चैप्टर का, सेम क्लास के लिए करो, चाहे हफ्ते और बाद या 10 दिन बाद वाला रिवीजन करो, हमेशा पहले नोटबुक बंद करके ये याद करने की कोशिश करो कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सर ने कराए थे जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिला था, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जब उस चैप्टर को देखोगे, जब भी आपको कोई नई चीज मिलेगी चैप्टर में जो आपको नहीं पता थी, वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे आपको 100 की 100 चीजें पढ़नी है, और एक बार आपने दिमाग में सोच लिया कि ये तो मुझे आता है, तो जो 30 चीजें आप 100 में से भूल रहे होगे, आपको सिर्फ उन 30 चीजों पे फोकस करना है, याद होने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। सो हमेशा सिर्फ फिजिक्स में नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, सिर्फ मैथ्स में नहीं, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को आप रिवाइज करो, किसी भी चीज को आप रिवाइज करो, ऐसे ही करेंगे। पहले खुद से अपने दिमाग में जो है उसको सरफेस पे लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें कुछ गड्ढे बने होंगे, उस गड्ढों को फिल करेंगे बाय रीडिंग द नोटबुक और बुक। ठीक है, ओके, ये बहुत जरूरी है अगर आप कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो। ठीक है बेटा, और प्लीज थ्योरी का रिवीजन जरूर करें, प्लीज टेक्स्ट जरूर पढ़ें। टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, शायद पहले मैंने बात कर रखी, इस बारे में फिर बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आप सही में, आप अभी तो नहीं मानोगे मेरी बात, बट जब आप एग्जाम खूब सारे दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कम टाइम लगता है और क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग समझने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमेशा छोटा होता है, उसको पढ़ के उसे समझना हमेशा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है ऑन एन एवरेज, खास तौर से इजी से एवरेज क्वेश्चन तक। डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकता है टाइम सॉल्यूशन में ज्यादा लगे, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करें। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करने का मतलब आप अपने रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं। आप उसके लिए बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट वाली। टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ोगे, आपको एग्जाम में हमेशा ही लगेगा टाइम कम पड़ रहा है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी है तो टेक्स्ट पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपका रीडिंग स्किल इतना हाई होना चाहिए कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। ऐसा होता होगा ना कि क्वेश्चन पढ़ा, एक बार समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ा समझ नहीं आया, तिबारा पढ़ा तब जाके मीनिंग समझ में आया, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। सोचो 3 बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, 3 बार क्वेश्चन पढ़ने में आपने 1 मिनट लगाया, सॉल्व करने में लगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड।
कहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश करनी है? क्वेश्चन सॉल्व करने में या क्वेश्चन पढ़ने में? अगर आप सही में जेन्युइनली सोचोगे तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। हमेशा एक अच्छी बुक से टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोगों की क्लासेस मिस हुई हैं, बहुत सारी क्लासेस मिस किए हैं। प्लीज़ वीडियोज़ देखकर उनको पूरा करने की कोशिश करिए, उनको कंप्लीट करिए, सारे वीडियोज़ देखिए। एक-एक वीडियो छानिए, कोई क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी इसी में मेरे को 3 लोगों ने मैसेज किया है कि सर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आता, मुझे काइनेमैटिक्स में ये वाला चैप्टर नहीं आता, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे रिलेटिव मोशन नहीं आता। देखो यार, आप मेरे से अगर दोबारा पढ़ोगे वो चैप्टर प्रोजेक्टाइल, तो पूरा तो मैं पढ़ा नहीं सकता। इतना टाइम ना आपके पास है, ना मेरे पास है कि मैं एक-एक बच्चे को सारा चैप्टर हर चैप्टर दोबारा पढ़ाऊँ। तो अ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आपने अपना टाइम टेबल देख ही लिया, सवेरे से लेके शाम तक मैंने बिज़ी कर ही दिया आपको। तो क्या करना है, आपको वीडियोज़ अपने टाइम पर खुद से देखने हैं, ठीक है? जो डाउट्स हों वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? जो डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। जनरली मैं उसके लिए संडे का टाइम आपको अलॉट कर दूँगा। संडे को क्योंकि आप लोगों के पास क्लास का प्रेशर नहीं हमारी तरफ से, स्कूल का प्रेशर भी नहीं होता, तो संडे में मैं आप लोगों के डाउट्स वगैरह थोड़ा ले लूँगा। बट मोस्टली आपको पहले उसके लिए आपको मेरे वीडियोज़ पूरे देखने होंगे, क्लास पूरी करनी होगी। उसके बिना आप मुझसे डाउट पूछोगे मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, भगा दूँगा। आपकी तरफ से एफर्ट नहीं आएगा तो मेरी तरफ से रत्ती सा एफर्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट मुझे दिखाओगे मैं उसके मुकाबले 10 गुना एफर्ट दिखाऊँगा आपको। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है? जो बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा मैं उसी की हेल्प करूँगा। जो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाएगा मैं उसकी कभी हेल्प नहीं करूँगा, बता देता हूँ। ठीक है? नहीं, पहले वीडियोज़ पढ़ेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, उसके बाद ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं अलग से शॉर्ट में चैप्टर नहीं पढ़ाता, मेरे को शॉर्ट में चैप्टर पढ़ाने नहीं आते। आता ही नहीं है मेरे को कैसे पढ़ाया जाता है शॉर्ट में, ठीक है? मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, टाइम लेके पढ़ाता हूँ, ठीक है? आप पढ़िए, उसके बाद मुझसे जितने डाउट पूछने पूछिए। लेकिन आप मुझसे बोलोगे नहीं सर मेरा ये चैप्टर छूट गया, मुझे शॉर्ट में पढ़ा दो, मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है? संडे कितना देर पढ़ना होगा? बेटा आप यूँ समझ लो पढ़ाई के अलावा आपके जीवन में कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है? ना गेम ना कुछ। सर्कुलर मोशन का काइनेटिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है? चलो अभी फटा खत्म करते हैं फटाफट। बहुत हो गया, मैं करीब-करीब 10-15 मिनट तो बात करते-करते निकाल दिया आप लोगों के। उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है? जो बातें मैंने बताई ध्यान रखनी है, क्या-क्या? रिवीजन कैसे करना है, ठीक है? आपका टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट का जो क्वेश्चन नहीं बने उनको कैसे सॉल्व करना है और क्या बताया था? हाँ, अगर जो कोई चैप्टर अगर आपके छूट गए हैं तो उसको आपको पहले वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे, मैं बताऊँगा और अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे ना, मैं पकड़ लूँगा, बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हो सकता है बाद में मैं कुछ क्लासेस दूँ बट वो मैं इंडिविजुअली नहीं दे पाऊँगा और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है। होमवर्क भी बहुत हो गया है, टेस्ट भी बहुत हो गए हैं, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 फटाफट सॉल्व करेंगे। A particle is moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed, completing the circle in 4 seconds. Okay, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर या फिर आप मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर। टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। आर हमें पता है, ओमेगा निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ओमेगा कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड का यूज करके निकलेगा। हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय
टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड होगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे या अल्फा आर फॉर्मूला लगाओगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए अल्फा आर या रेडियल एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, ओमेगा हैज टू बी इन रेडियन पर सेकंड, अल्फा हैज टू बी इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट यूज करोगे तभी फॉर्मूले काम करेंगे। अगर आपका आरपीएम दे रखा है, रोटेशन पर मिनट की जगह रोटेशन पर आर दे रखा है, रोटेशन पर डे दे रखा है, उसको आप हमेशा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तभी आप ये एक्सेलरेशन लगाओगे तो आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। ओके, सो ओमेगा आपको पता है पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड, ये आप यहाँ डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स रेडियस इज 0.1, पाई स्क्वायर होता है ऑलमोस्ट 10, 10 अपॉन 4 इज 10 into 0.11, that is approximately 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर निकालना। आर दे रखा है तो ओमेगा निकालना, यही हमारा टारगेट है। ओमेगा निकालने के लिए वाला फॉर्मूला है टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन। ओमेगा निकल गया, ओमेगा की वैल्यू डाली, आंसर आ गया। ठीक है, इतना ध्यान रहे, हमेशा हमेशा ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हमेशा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसा यूनिट में यूज करोगे तभी आपके फॉर्मूले वैलिड है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये जितने भी फॉर्मूले हैं सब के सब सिर्फ ऐसा यूनिट के लिए वैलिड है और किसी यूनिट के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अगला एग्जांपल, a particle moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed given by v is equal to 40, where v is in centimeter per second and t is in second. We need to find tangential acceleration at t is equal to 1 second and total acceleration at t is equal to 1 second. मतलब t is equal to 1 second में हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए और टोटल एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि v जो है वो 4t है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, दिस इज द रेट एट विच टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो tangential acceleration is simply dv by dt that is equal to 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। आपका जो मतलब आप t इक्वल 1 सेकंड पे देखो चाहे t इक्वल 2 सेकंड में देखो, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, अच्छा तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। अच्छा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं गलत बोल गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ा ना है। सर आपका जो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड अच्छा स्क्वायर। सेंटीमीटर ना, सॉरी हाँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू नाउ, अच्छा ओमेगा दे नहीं रखा, वी दे रखा है, तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर दैट इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8 टी स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन रेडियल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया टोटल एक्सेलरेशन, सो टोटल एक्सेलरेशन, अच्छा ये ए रेडियल, हाँ टोटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर। मतलब इसका और इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप ठीक है बेटा, हम्म
कोई दिक्कत है इसमें? ओके Can you repeat it once more? देखो एक बार देख लो सॉल्यूशन सब लोग। क्या किया है हमने, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, स्पीड दे रखी है 40, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। यहीं पे लिख देना चाहिए यूनिट, ऐसे करने में दिक्कत ही होती है। v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज बेसिकली v स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 t स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन r मतलब 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 8 t स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हुआ। अब रेडियल हमें निकालना क्या, सब कुछ 1 सेकंड में निकालना है, तो एट 1 सेकंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ए रेडियल कितना है 8 t स्क्वायर मतलब 80 हो गया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। Therefore, net acceleration is equal to under root of a tangential square plus a radial square, बताया था ना, that is equal to under root of this square plus this square, that is 4 root 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? Thank you, sir. ओके नेक्स्ट एग्जांपल, a particle begins to move with a tangential acceleration of constant magnitude इतना, मतलब कि आपका जो tangential acceleration है that is simply 0.6 meter per second square in a circular path. If it slips when its total acceleration become 1 centimeter per second square, find the angle through which it would have turned before it starts to slip. ऐसा समझ लो कि अच्छा इसको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है क्योंकि नंबर्स जो दे रखे उससे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी एक चीज को समझिए, अगर आप साइकिल एक टर्न में साइकिल को टर्न कर रहे हो रोड पे, स्लो टर्न करते हो आराम से टर्न कर लेता है, थोड़ा तेज टर्न करोगे तो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होता है टर्न करने में, और बहुत ज्यादा स्पीड में टर्न करोगे तो स्लिप हो जाते कि नहीं होते, स्किड हो जाते कि नहीं हो जाते। अगर साइकिल बहुत ज्यादा तेज स्पीड में टर्न करने की कोशिश करोगे सड़क पे तो स्किड होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते, बताइए। होता है सर। तो मतलब ये है कि अगर हम स्पीड अपनी बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद स्लिप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कब स्लिप करोगे, तो जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तब आप स्लिप कर जाओ, ठीक है। और बोला है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ कितना एंगल से घूम जाओगे बिफोर यू स्लिप, ठीक है। ओके तो हमें ए टेंजेंशियल दे रखा है, हमें नेट एक्सेलरेशन दे रखा है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या इन दोनों का यूज करके मैं रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो हमें पता है कि ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, है ना। दिस इंप्लाइज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेडियल स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए रेडियल इज सिंपली 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 1 ये 0.6 तो आ जाएगा 0.8, ठीक है। ओके रेडियल आ गया, अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे यार ए रेडियल पता है, बट ए रेडियल होता कितना, ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इतना, ये अपना ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओके। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैं बोलूंगा क्या, ओमेगा होता कितना है, तो
बिगिंस टू मूव मतलब ओमेगा नॉट 0 है, और आपका जो ए टेंजेंशियल आपको दे ही रखा है, इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो कि आपका जो अल्फा है दैट इज ए टेंजेंशियल बाय आर दैट इज इक्वल टू 0.6 बाय आर। सब कुछ ऐसा ही में, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यूनिट्स के लिए। अल्फा कितना है 0.6 बाय आर, ठीक है। ओमेगा नॉट पता है, अल्फा पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.8 बाय आर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अल्फा इज 0.6 बाय आर इंटू थीटा इज, थीटा कितना है निकालना है ना, ठीक है। तो हमने देखा आर जो हमें नहीं पता था वो कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टेक्निक, आपको क्वेश्चन में आर नहीं गिवन था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को। क्यों डिफिकल्ट पड़ता है? क्योंकि बहुत सिंपल सा डिफिकल्टी है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में आर गिवन नहीं था, आपको एज्यूम करना पड़ा, और अंत में आके आपने देखा कि ये आर कैंसिल हो गया। ये डिफिकल्टी कुछ लोगों को पार करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको लगे कि यार काश की ये चीज दे रखी होती, क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता, यार ये तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो प्लीज जिस क्वांटिटी के बारे में सोच रहे हो कि काश दे रखा होता, या फिर यार ये तो दे ही नहीं रखा कैसे सॉल्व होगा, उस क्वांटिटी को अज्यूम कर लो। आप 90% केसेस में देखोगे कि क्वांटिटी अंत में जाके कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस फ्रेम करने के तरीके होते हैं, उसमें ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 0.8 अपॉन 1.2, मतलब कि 2/3 रेडियन। 2/3 रेडियन एंगल कवर करेगा आपका पार्टिकल बिफोर स्लिपिंग, ठीक है बेटा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में? समझ गए सर। समझ गए? समझ गए सर। क्या क्या बेटा? ओके, ये चैप्टर मजेदार है कि बोरिंग है, ये इजी है? हाँ, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि इजी लगता है। मतलब मुझे लगता है कुछ है ही नहीं चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर 2-in-1 है। आपकी आवाज एकदम नहीं आती यार, मत बोला करो। आपको मेरी आवाज आ जाती है, मतलब आपका इंटरनेट ठीक है, तो आपकी आवाज मेरे से क्यों नहीं आ रही है? बाहर बाहर यही हो रहा है, कुछ लोगों की आती है, कुछ लोगों की नहीं आती, जो भी है। शायद आपका माइक प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है। एक काम करो, आप कोई और हेडफोन वगैरह ट्राई करके देखो, ईयरफोन वगैरह, हो सकता है आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आने लगे। अभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती बेटा, कुछ समझ नहीं आता। ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये चैप्टर खत्म हो गया। अब बताओ इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी। बेटा चेंज करने का एक ही उपाय है कि ऑनलाइन मंगा लो, कुछ कर लो, मुझे नहीं मालूम। ईयरफोन मंगा लो कहीं से, क्योंकि आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे? जो भी है, ये एकदम क्लियर है ना आप लोगों को? चैप्टर खत्म हो गया है। देखो ध्यान से, यस सर। ये जो चैप्टर था ना सर्कुलर मोशन का, ये सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में बहुत कुछ बाकी है, ठीक। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी मैंने अभी कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि बचा हुआ जो काइनेमेटिक्स है वो थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। और जब हम ये वाला जो एकदम बेसिक वाला जो पार्ट है उसको अगर खत्म कर लेंगे ना, तो वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है, इजी भी लगता है। अदरवाइज लगता है अरे सर्कुलर मोशन तो इतना भयानक हो गया, इतना आसान से शुरू हुआ इतना भयानक हो गया, ठीक है। सो इसलिए इस यहाँ पे मैंने
उसको मैं पढ़ाता डायनामिक्स में ही उसी थे, डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में पढ़ाता हूँ उस पोर्शन को, उसको इस पोर्शन में पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो आज हम लोग फाइनली काइनेमेटिक्स खत्म कर लिए। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फाइनली कुछ नया पढ़ेंगे। हम लगातार यही इतने दिनों से सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे थे। अब कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स एंड मोशन देखिए आपका काफी बड़ा चैप्टर होगा कि मैंने इस चैप्टर के ज्यादा टुकड़े नहीं किए, क्योंकि इस चैप्टर के ज्यादा टुकड़े करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काइनेमेटिक्स आपने देखा, मेरे को सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते 7 चैप्टर खत्म होगा, राइट। इसमें ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में उतने टुकड़े करने का कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक अब क्या है ना, आप लोगों के पास पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है घर पे पढ़ने के लिए, राइट, घर पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास घर के लिए होमवर्क बहुत है। अब मेरे को इस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़े करके जल्दी जल्दी होमवर्क देने की जरूरत नहीं है। सो अब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस जहां से भी हो सके, जिस भी बुक से हो सके, ट्राई करिए। नहीं बने डाउट पूछिए, बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग जो टेस्ट का डिस्कशन होगा उसमें अगर आप लोग सही में जेन्युइन डाउट पूछोगे तो कुछ अलग से डाउट्स भी हम लोग उस डिस्कशन क्लास में ले पाएंगे, अदरवाइज हम लोग सिर्फ टेस्ट ही डिस्कस करते रहेंगे, वो भी पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, रेगुलर क्लास में मैं वो वाला टाइम नहीं देना मैं टेस्ट का डिस्कशन और डाउट डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, मजबूरी हुई तभी करूंगा। ओके, तो फोर्स एंड हमारा चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स होता क्या है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फोर्स? कोई नहीं बताएगा? Sir, force is the cause for change in motion. नॉट नॉट एंटायरली करेक्ट। ठीक है, सुनो बात को। अगर आप अपने बुक वगैरह में देखोगे, क्लास 11th की बुक में डेफिनेशन, तो आप देखोगे कि फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बट ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कम है और न्यूटन्स लॉ को उल्टा बोलने वाले फंडा ज्यादा है। मतलब न्यूटन्स लॉ को उल्टा बोला गया है और कुछ नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। सही में इसकी जो डेफिनेशन आपको दी गई थी कभी, बेसिक डेफिनेशन, तो दी गई थी क्लास 8th में। क्या कहा था उस वक्त क्लास 8th में? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट क्योंकि आपके 11th में डेफिनेशन अलग है, आप स्कूल में ये लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखें? हम सही भी लिखेंगे और जो चाहिए आंसर एग्जाम में वो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ पुश और अ पुल, a push or a pull that changes or tends to change। कई बार चेंज कर नहीं पाता, है चेंज करने की। a push or a pull that changes or tends to change the state of motion or rest of a body is called force। ठीक है, बट ये डेफिनेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसमें कुछ चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? a force may also change shape and size of a body। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो सकती है, राइट। स्प्रिंग का शेप और साइज चेंज हो सकता है। तो फोर्स सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है, बल्कि शेप और साइज भी चेंज करता है। तो ये फोर्स की पूरी डेफिनेशन है। अब इसके अलावा फोर्स की डेफिनेशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि दुनिया में कुल मिला के 4 ही फोर्स है जो फंडामेंटल है, जिसकी वजह से बाकी सारे फोर्सेस अराइज होते हैं।
तो चार फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कोई भी दो मास एक दूसरे को पुल करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ध्यान दीजिएगा, चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, दो चार्ज के बीच में या दो मैग्नेट के बीच में, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। ये दूसरे टाइप का फोर्स है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी, दोनों फोर्सेस है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही होता है, उसको हम अलग अलग टुकड़े करके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये आप सोचिए जरा एक बार, आपका जो एटम है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, बट इमेजिन करिए सारे के सारे प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस कितना छोटा होता है? बहुत 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 छोटा। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना सारा पॉजिटिव चार्ज ठूस ठूस के कैसे भरा गया? वो तो एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर भाग जाएंगे ना, है ना। तो वो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये जो चार्जेस है, ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनके बीच में एक और फोर्स लगता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से न्यूक्लियस अपनी जगह पर स्टेबल पड़ा रहता है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। एक और है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको ना 11th में कुछ पढ़ना है ना 12th में कुछ पढ़ना है, सिवाय इस लाइन के कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। ये कहीं पर किसी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कहीं पर एक लाइन लिखी हुई है, इस पे सीधे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ डाला कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब पता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि इसका और कहीं यूज है ही नहीं, और कहीं आपके 12th क्लास तक के सिलेबस में ये चीज है ही नहीं। बस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बीटा डीके होता है, क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बस इस लाइन को ध्यान रखिएगा, एक बार आईआईटी पूछ भी चुका है। ओके, नेक्स्ट है कि हम जो रियल लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो फोर्सेस देखते हैं। हाँ हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था? अच्छा, कॉपी करना है क्या इसको? कॉपी करते रहो, मैं बताता जाऊंगा। अभी सिर्फ थ्योरी है, बिल्कुल बच्चों वाली थ्योरी है। तो क्या है? अगला है कॉन्टैक्ट फोर्स। सॉरी, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। बेसिकली फोर्सेस के, फोर्स जो है ना उसके काफी सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे एक तो फंडामेंटल फोर्स एक हो गया, तो बाकी सारे फोर्सेस क्या हो गए? डिराइव्ड फोर्स हो गए, ठीक है। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है और फील्ड फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्सेस होते हैं जो दो बॉडीज के बीच में तब लगते हैं जब वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। जब दो बॉडीज फिजिकली एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए उसी वक्त कुछ फोर्सेस लग सकते हैं, अदरवाइज वो फोर्सेस नहीं लग सकते। इन फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, ठीक है। ये तब लगते हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे को छू रही हो, कॉन्टैक्ट में हो। अगर अब आप बोलोगे सर ये नॉर्मल फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन आपने यहाँ तो लिखा ही नहीं था, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो बेटा ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ड्राइव होता है, ठीक है। खैर इसके बारे में भी आपको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यूं समझ लो कि क्योंकि आपके दो मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट एक फिक्स शेप साइज में रहता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने की कोशिश करें तो वो फोर्सेस उस हमारे इस कोशिश को अपोज करेंगे। उन्हीं इसी अपोज करने की वजह से नॉर्मल फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन वगैरह अराइज होता है। सो ऑल दीज फोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का फोर्स है फील्ड फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या फील्ड फोर्स है, ये वो फोर्सेस हैं जिनको अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार के कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं। इसका एग्जांपल
ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये फोर्सेस जो है दूर से ही लग जाते हैं, इनके लिए फिजिकल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया? ओके, सो नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। देखिए क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम, यूनिवर्स एंड सराउंडिंग। ठीक है, देखो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो मैथमेट आपके प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हो, चाहे रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, आप जब भी फोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, चाहे बुक वाला हो चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम हो, आप सॉल्व करते वक्त किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, या ये दो ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे, दोनों का एक साथ मोशन, दोनों के मोशन को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 2, 4, 10 हो सकते हैं। तो जिन चीजों के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की आप स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कई बार पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन। जिनकी आप स्टडी कर रहे हो उसको हम क्या कहेंगे? जिसको आपने एक साथ कंसिडर किया है, अपना सिस्टम, हम क्या करते हैं उसको सिस्टम मानते हैं। तो जिन चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट के मोशन, जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स वगैरह कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? एवरीथिंग, सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स बना हुआ। सब कुछ मतलब सिस्टम के ऑब्जेक्ट, सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट, सब कुछ। और सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग्स इज सिंपली यूनिवर्स माइनस सिस्टम। सो एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। मान लेते हैं हम दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टम हो गया, और दो ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी जितनी भी चीजें सब सराउंडिंग्स हो गए। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है फोर्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। मान लेते हैं आपने दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक सिस्टम बना रखा है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होंगे उसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट फोर्स applied on a component of system by surroundings। मतलब सिस्टम के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे सिस्टम के किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, तो हम उस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट बाहर के ही और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है,
तो हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे ना, हम स्टडी तो अपने सिस्टम की कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बारे में चर्चा करके कोई जरूरत ही नहीं, चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ किस चीज की स्टडी कर रहे होंगे कि हमारे सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम सिस्टम पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक वो जो सिस्टम के ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और एक वो जो सराउंडिंग वाले चीजें हमारे सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जो आपस में फोर्स लग रहा होगा, सिस्टम के अंदर फोर्स लग रहा होगा, उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, और बाहर से जो फोर्स लग रहा होगा उसके एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, थोड़ा बोरिंग पार्ट है, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते सर हैं। इंटरनल फोर्स का डेफिनेशन क्या लिखे हैं? फोर्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। आपके सिस्टम का एक कंपोनेंट अगर सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट पे कोई फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, यस सर, डन। ओके, सब लोगों का हो गया? किसी का नहीं हुआ तो वो बोल देना नहीं हुआ, बाकी फिर मैं आगे कर दूंगा। सबका हो गया मतलब? ओके, तो अगला है हमारा डिफरेंट फोर्सेस इन मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्स पढ़ते हैं पहले वो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे इस जो भी पढ़ाऊंगा उसके अलावा भी एक आधा फोर्स और है, बट अभी के लिए कुछ बेसिक फोर्सेस पढ़ लेंगे जिसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर पाए, फोर्स का बिहेवियर हम लोग समझ पाए। तो सबसे पहला फोर्स मैकेनिक्स में है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। देखिए, हम ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में, हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ अर्थ जो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट को उसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। ग्रेविटी को भी मैं तो मैकेनिक्स के अंदर ही कंसीडर करता हूँ, कई लोग अलग से उसको टॉपिक मान लेते हैं मैकेनिक्स के बाहर का। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली क्या होता है, ये मान लेते हैं अपना अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस के पास में है, बहुत ज्यादा हाइट पे हम लोग नहीं बात करेंगे, बहुत ज्यादा हाइट के बारे में बात हम करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। अभी हम लोग सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो अर्थ के सरफेस है कुछ ही मीटर के ऊपर की ऊंचाई पर या कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर। मतलब जो हाइट है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम अर्थ सरफेस, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मान लेते हैं अर्थ का एक पोर्शन है, अर्थ का एक, अर्थ को मैं इस आर्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बड़ा सा अर्थ है अपना। अब इसके सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, लेट्स से मास ये इस ऑब्जेक्ट का m है। तो अर्थ क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है बाय फोर्स mg। यही फोर्स जो है ग्रेविटी कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का फोर्स, इसमें ग्रेविटी में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, 10th में पढ़ के आए हो। अब हम अगले टाइप का फोर्स पे जब बढ़ेंगे जिसका नाम है टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन इज द फोर्स exerted by string. Force exerted by string is called tension. क्या होता है बेटा? देखिए, स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, कुछ और भी हो सकता है। बेसिकली टेंशन का मतलब होता है तनाव या खिंचाव। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग या रोप को हम लोग टेंशन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं।
लेट से छत से हम लोगों ने एक रस्सी बांध रखी है, उस रस्सी से हम लोगों ने एक ब्लॉक बांध रखा है, ब्लॉक को ऐसे लटका रखा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मास है लेट से m। तो क्या होगा ऐसे में, अर्थ जो है इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगी विथ फोर्स mg। अर्थ थोड़ा ना बोलेगी अच्छा रस्सी से बंधा तो मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, नहीं, अर्थ तो हमेशा फोर्स लगाएगा लगाएगा। तो अर्थ ने इस पे नीचे फोर्स लगाया mg। तो क्या इस ब्लॉक को नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए जरा। अगर सिर्फ इस पे ये अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस ब्लॉक को डेफिनेटली नीचे जाना चाहिए, पर नीचे जाएगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है, ये रस्सी रोक रही है। दैट मीन्स रस्सी जो है इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, रस्सी इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। इस फोर्स का नाम है टेंशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर टी से, ठीक है। नीचे mg, ऊपर t। ये जो टेंशन फोर्स है, हेलो सर। जो भी, अगर देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का रोल आपको समझना हो जीवन में या क्वेश्चन में, तो एक काम करना जो सबसे इजी तरीका होता है वो ये होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सिचुएशन का क्या होती। बट अभी टेंशन खत्म नहीं हुई तो टेंशन बहुत बार रिपीट करूंगा, अभी बस एक बार पूरा सुन लो फिर समझ में आएगा, ठीक है। क्या है कि इस ब्लॉक को अर्थ नीचे खींच रहा है विथ फोर्स mg, ठीक है। इस ब्लॉक को अर्थ नीचे खींच रहा है विथ फोर्स mg, और ये ब्लॉक इसलिए नीचे जाना चाहता था, पर नीचे जाने से रोका कौन, रस्सी। अगर रस्सी नहीं होती तो सीधे नीचे गिर जाता। मतलब रस्सी से नीचे आने से रोकी है, इसका मतलब रस्सी ने इस mg को बैलेंस किया है, एक टेंशन फोर्स ऊपर लगाया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो टेंशन है रस्सी ने ऊपर लगाया टेंशन, इससे ब्लॉक नीचे नहीं गया। बट इमेजिन करो ये छत नहीं होती तो क्या होता, गिर जाता। तो रस्सी के साथ ब्लॉक नीचे गिर जाता, राइट। मतलब छत भी रस्सी को नीचे गिरने से रोक रही है, तो छत रस्सी पे ऊपर फोर्स लगा रही है, रस्सी छत पर नीचे फोर्स लगा रहा है, टेंशन, ठीक है। ये जो टेंशन फोर्स है हमेशा ऐसे ही लगता है। टेंशन जो है, टेंशन ऑलवेज एक्ट एट बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे लग रहा होगा, मतलब नीचे से ऊपर लग रहा होगा तो ऊपर से नीचे भी लग रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन जो है इट इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। इस पे इसका एग्जांपल हमने लिया कि ब्लॉक पे अगर नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो रस्सी इस ऊपर फोर्स लगा रही होगी टेंशन, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरा, ठीक है। और ये टेंशन दोनों एंड पे लगेगा अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब रस्सी के लिए इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ऊपर वहां पे नीचे, हमेशा टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है बेटा। टेंशन हमेशा दोनों तरफ लगता है, हमेशा ध्यान रखना। ये सबसे बेसिक है इस चैप्टर का, अगर ये यहाँ गड़बड़ करोगे तो आगे पूरा कांड हो जाएगा, ठीक है। आई गेस टेंशन सबको समझ में आ गया होगा। शुभायन आपको भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ खास है नहीं, मैंने जो बोला तो वही बोला। यस ओके ओके, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग या रस्सी इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। टेंशन में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट हाँ बेसिक होता है, वो बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक नहीं समझ में आता फिर बोलते हैं रस्सी समझ में नहीं आती, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीजें थी ना मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्या होता है ये, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस दैट एक्ट अलोंग द नॉर्मल व्हेन सरफेस प्रेस ओवर ईच अदर। अच्छा, रस्सी में एक चीज बोलना भूल गया,
ये जो टेंशन है ना, इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ग्रेविटी क्या है? ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ग्रेविटी भी पुलिंग है, टेंशन भी पुलिंग है नेचर में। हमेशा ही इसका जो नेचर होगा वो पुलिंग होगा, कभी पुश नहीं करेगा टेंशन का यूज करके। आपने कभी किया गया रस्सी से बांध के धक्का लगा दिया किसी चीज को? नहीं ना। रस्सी से अगर किसी चीज को बांधोगे धक्का थोड़ा ना लगा सकते, खींच सकते हो। रस्सी से बांध के धक्का तो लगा नहीं सकते। तो टेंशन जो है वो हमेशा पुल करने के काम आएगा, कभी उससे उसका यूज करके आप पुश नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। नाउ कम्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेज दैट एक्ट्स अलोंग नॉर्मल व्हेन सर्फेसेज प्रेस ओवर ईच अदर। क्या होगा समझिए। समझने के लिए एग्जांपल ये वाला देखिए। ये जो लड़का है इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो जो फोर्स होगा इनके जो कॉमन सरफेस है ना, इसके नॉर्मल के लॉन्ग होगा। ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, बच्चे पे नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को पुश करेंगे अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। इस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक टेबल के बारे में बात करें जो मान लीजिए फ्लोर पर रखा हुआ है। इस टेबल के 4 पैर हैं, तो क्या होगा? इस टेबल के चारों पैर जमीन को, फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, और फ्लोर जो है इस चारों पैरों को ऊपर की तरफ पुश करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा N1, N2, N3 और N4। ये फोर्सेस टेबल पे लगेंगे। एट द सेम टाइम टेबल फ्लोर पे या ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्सेस अप्लाई करेगा, क्योंकि टेबल ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं तब फोर्स लगेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर एक बार डेफिनेशन दिखा दीजिए ना। हाँ, फटाफट हम लोग कॉपी कर लो। बेटा ध्यान दीजिए, जो बॉय ने लगाया वो भी नॉर्मल फोर्स है, जो ब्लॉक ने बॉय पे लगाया वो भी नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। वापस से पढ़ाऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 में हल्का फुल्का तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रखा है ना, उसका यूज कर लेने से फायदा रहता है। नहीं तो क्या होता है ना कि पूरा बार बार घूम घूम के पढ़ना पड़ता है। तो अभी पहले फोर्स पढ़ो, फिर नॉर्मल फोर्स, पहले न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ो, फिर फोर्स पढ़ो, फिर न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ो, फिर फोर्स पढ़ो। थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। तो इस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? ग्रेविटी तो नीचे लगेगी लगेगी इस पे, mg। ध्यान दीजिए, अब एक चीज और समझ लेना, मेरे डायग्राम में ना ये जो ब्लॉक्स होते हैं थोड़े हवा में उड़ रहे होते हैं। क्यों? ताकि मेरे डायग्राम क्लियर रहे। ऑब्वियसली हवा में उड़ नहीं रहा होगा, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा होगा। मैं अपने से थोड़ा सा हवा में बनाता हूँ, ताकि डायग्राम जब मैं ड्रॉ करके आपको दे रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसको अर्थ नीचे खींच रहा होगा mg फोर्स से, है ना? इसके अलावा इस पे क्या फोर्स लगेगा? तो क्योंकि इसका सरफेस इन कांटेक्ट इंक्लाइन है,
इस इंक्लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स। समझ में आई बात? है ना? ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, इनके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। दो सरफेसेस नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, पुशिंग इन नेचर होता है। नॉर्मल इज पुशिंग इन नेचर। समझ में आई बात? आप खुद बताइए, ये लड़का इस तरीके से ब्लॉक को पुल कर सकता है क्या? नहीं ना, सिर्फ पुश कर सकता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा सिर्फ पुशिंग इन नेचर होता है। तो ये सरफेस ब्लॉक को इधर पुश करेगा, ब्लॉक का ये वाला सरफेस इस इंक्लाइन प्लेन को इधर पुश करेगा। ठीक है? तो नॉर्मल इज पुशिंग इन नेचर। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो लाइंस हैं इसका क्या मीनिंग होता है? ये बताएगा? आपने तो पढ़ा था मिरर। सरफेस। नहीं, इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है रिजिड सरफेस। रिजिड सरफेस का मतलब क्या हुआ? ये वो चीज है जो कभी डिफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है? जिसका शेप साइज चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है? समझ में आई बात? ये जैसा शेप में है उसी शेप में रहेगा। और इनफैक्ट इन प्रॉब्लम्स में यहां पर अगर देखोगे तो ये मूव भी नहीं करेगा। ठीक है? ये मूव भी नहीं करेगा, रिजिड इमूवेबल ऑफ सरफेसेस है ये। ठीक है? समझ में आई बात? तो मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये मूव नहीं कर सकता आगे की तरफ, क्योंकि आगे दीवार रखी हुई, दीवार इसको आगे जाने नहीं देगी। ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला लाइन, और ये रिप्रेजेंट करता है कि नीचे एक सरफेस है जो उसको नीचे नहीं आने देगा। ठीक है? ओके। तो नॉर्मल इज पुशिंग इन नेचर, ये भी क्लियर होना चाहिए। और नॉर्मल का डायरेक्शन देखो, जरूरी नहीं हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हो, आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फोर्स है। ठीक है? अब एक एग्जांपल देखो। Two blocks are kept in contact on a smooth surface as shown in figure. Draw normal force exerted by A on B. तो आप मुझे बताइए, ये नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ए बी पर किधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और बी ए पर इधर लगाएगा, है ना? है ना? यस सर। बिल्कुल गलत। देखो, ये दोनों ब्लॉक्स अगल बगल में रखे गए हैं पर एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे। देयर इज नो पुशिंग। बिटवीन, या नो पुशिंग नहीं बोलना चाहिए, प्रेसिंग बोलना चाहिए। नो प्रेसिंग बोला था ना, जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं तब नॉर्मल फोर्स लगेगा। देयर इज नो प्रेसिंग बिटवीन द surfaces of A and B. Therefore, no normal force act between A and B. समझ में आई बात? है ना? ऐसा नहीं कि कांटेक्ट में रख दिया तो नॉर्मल फोर्स लगना ही लगना है। ठीक है? समझ में आई बात? समझो बात को। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसके हाथ ने आपके गालों पर नॉर्मल फोर्स लगाया है। लेकिन अगर वो आदमी सिर्फ आपको गाल को छू कर ऐसे बैठा हुआ है, दबा नहीं रहा, तो वो कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहा, बस वो कांटेक्ट में है। प्रेस करेगा तब नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? सिर्फ छू के रखा है थोड़ा नॉर्मल फोर्स लगेगा, प्रेस करेगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, थप्पड़ मारेगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? ओके, अगला। अच्छा, ये सब कॉपी कर रहे हो ना आप लोग, की कॉपी नहीं कर रहे हो? कर रहे सर। ओके, तो अगला वाला ट्राई करेंगे। ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। ये रॉड है जो नीचे फ्लोर पर और इधर छत एक दीवार के ऊपर रखी हुई है। आपको बताना इस रॉड पे नॉर्मल फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, किधर किधर लगेगा।
क्या होगा यार, अभी तक तो क्या था ना, हमारे जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे थे उनके बीच में कॉमन नॉर्मल था, मतलब सरफेसेस का नॉर्मल जो कॉमन था, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन कॉमन था। यहाँ पर देखिए नॉर्मल डायरेक्शन ये कॉमन है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल डायरेक्शन ये कॉमन है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल डायरेक्शन ये वाला कॉमन है ना। हर जगह पे नॉर्मल डायरेक्शन जो था दोनों सरफेसेस का कॉमन था। ये वाला क्वेश्चन इन क्वेश्चन से क्यों क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आप यहाँ सोचिए, यहाँ पर इस सरफेस का शार्प एंड है, राइट, इसका शार्प एंड है, यहाँ पर ये है। इसका नॉर्मल डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बस पॉइंटेड है, ठीक है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन या टेंजेंशियल डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, इस सरफेस का डिफाइंड है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर दो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, एक का नॉर्मल डायरेक्शन डिफाइंड है और दूसरे का नहीं डिफाइंड है, तो नॉर्मल फोर्स जो है उस एक सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लग जाएगा अपने आप, ठीक है। मतलब इस यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा N2, और यहाँ पर देखिए इसका शार्प एंड है पर इसका ब्लंट एंड है, तो ब्लंट एंड का नॉर्मल डिफाइंड होता है, शार्प का डिफाइंड नहीं होता। ब्लंट सरफेस का डिफाइंड होता है, शार्प सरफेस का डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है इस ब्लंट सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, तो इस रॉड पे नॉर्मल फोर्स N1 इधर लगेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? दिखने में क्वेश्चन में कुछ खास नया नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग नया पॉइंट लेके आया है कि अगर कोई नॉर्मल जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो उनका कॉमन नॉर्मल नहीं हो, कॉमन टेंजेंट नहीं हो, तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? तो जिस एक सरफेस का नॉर्मल पता है उस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने फोर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सब शुरू करेंगे। और अगली क्लास से इस चैप्टर में नई नई चीजें सीखेंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलो आज भी आई होप मजा आया हो, बट कल से ज्यादा मजा आएगा इसकी गारंटी। अभी के लिए क्लास ओवर है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, बाय।